डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट 1 in 1 सपनों के जादूगर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले हमें सपनों की कॉन्सेप्ट दी थी, जिन्होंने अपने वर्क्स में समझाया था कि सपने कैसे आते हैं, क्या होते हैं और उनका विश्लेषण किया था, इंटरप्रिटेशन की थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी है 1899 में इनकी बुक आई थी पब्लिश होके, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है ड्रीम्स की, सपनों के बारे में बताया है। एक इनकी बहुत ही फेमस केस स्टडी है द डोरा केस स्टडी, जिसमें डोरा एक लड़की का सीडोनिम है जो कि एक हिस्टीरिया पेशेंट थी, जिनका इन्होंने ट्रीटमेंट किया था क्योंकि ये डॉक्टर थे। तो इनका सपनों के बारे में कंट्रीब्यूशन, इनका साइको एनालिसिस स्कूल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि होता क्या है ये साइको एनालिसिस स्कूल। साइको एनालिसिस एक ऐसा साइकोलॉजिकल सेट है, साइकोलॉजिकल थीरीज का सेट है या फिर थेरेपेटिक टेक्निक है जो हमें मिलते हैं डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के वर्क से। अब फिर हम देखेंगे इनका कंट्रीब्यूशन कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन कंट्रीब्यूशन में साइकोलॉजी को इन्होंने दिया है 3 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसको हम ट्राई स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, ट्राई स्ट्रक्चर ऑफ माइंड दी है, 3 एलिमेंट्स ऑफ माइंड दिया है। देन इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे पास पर्सनैलिटी की थ्योरी में, देन मोटिवेशनल थ्योरी में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और फ्रूड के बाद में कौन आए थे इस थ्योरी में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में। इससे पहले वी हैव कंप्लीटेड 3 schools of psychology. First was structuralism, second was functionalism, and third was gestaltism. You can go through the I button also for these videos, and in this video we are dealing with 4th school of psychology, that is psychoanalysis school of psychology. तो psychoanalysis में सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे जो 3 पार्ट्स ऑफ माइंड हम करने वाले हैं उसमें 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। इन्होंने कहा कि जो हमारी मेमोरीज होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, जो फीलिंग होती हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड से इफेक्ट होती हैं। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो बहुत ही पॉपुलर से टर्म हो गए हैं, कॉमन से हो गए हैं हर किसी में, जिसको देखो तो अडल्ट में भी होते रहते हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन इन्होंने बताया है कि क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें एंजाइटी होती है। और एंजाइटी की कॉन्सेप्ट किसने दी थी, ये हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पर भी करवाया था कि एंजाइटी की सबसे पहले कॉन्सेप्ट दी थी हमें सोरेन किरकेगार्ड ने दी थी। और साइको एनालिसिस के बारे में एक मेन बात है, देखो जब हमने अपना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किया था, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किया था, वहाँ पर मैंने एक बात बोली थी कि जहाँ पर भी बिहेवियरिज्म आएगा वहाँ पर डॉक्टर वॉटसन को आना ही आना है। तो यहाँ पर भी मैं एक बात बोल रही हूँ कि जहाँ पर भी साइको एनालिसिस वर्ड आपको दिखेगा तो सोच लेना कि हाँ यहाँ पर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को आना ही आना है। अब देखते हैं क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस थ्योरी में। तो 1899 में इनकी एक बुक आई थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जिसमें इन्होंने ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन की है। देन अगर हम देखें इनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का, तो इन्होंने हमें दी थी ट्राई स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जो हम पढ़ने वाले हैं, ट्राई स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। देन इन्होंने हमें दिए थे 3 एलिमेंट्स ऑफ माइंड। एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आता है। इनकी पर्सनालिटी थ्योरी, पर्सनैलिटी थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे अपने पर्सनैलिटी के चैप्टर में, जहाँ पर और भी पर्सनैलिटी की थ्योरीज हम करने वाले हैं। इसके बाद इनका एक थोड़ा सा पार्ट आता है मोटिवेशन थ्योरी में भी, मोटिवेशन में भी इनका कंट्रीब्यूशन आता है। ये तो थे इनके मेन कंट्रीब्यूशन। वैसे तो देखा जाए तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी में, लेकिन ये एक बेसिक एंड मेन कंट्रीब्यूशन है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर बात करें हम इनके 3 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की, तो इन्होंने माइंड को 3 हिस्सों में बांटा है। ये हम इस हिसाब से अपना माइंड लगा लेते हैं, ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं। हमारा जो ऊपर का और कम हिस्सा है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है हमारा सबसे पहला। सेकंड हमारे पास आता है सब कॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। ये है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड।
ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे माइंड का ओनली एंड ओनली 10% होता है। देन जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो 50 to 60% होता है। एंड देन द अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा 30 to 40% होता है। देखिए, हम कहते हैं कि हम कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा ही माइंड का काम कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम वेल अवेयर होके करते हैं। ये है हमारे 3 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि हमारा जो माइंड काम करता है वो 3 स्ट्रक्चर्स पर करता है। तो जो पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस में क्या होता है? जो काम हम वेल अवेयर होके कॉन्शियसली कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, जो भी काम आप जागृत होके करते हैं, आपको पता है अच्छे से कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो आता है हमारे कॉन्शियस माइंड में, जो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। ये इन्होंने एक आइसबर्ग की स्ट्रक्चर के रूप में दिया था कि मान लीजिए ये सारा पानी है हमारे पास और ये आइस का एक टुकड़ा है जो जिसका ऊपर का हिस्सा है ये पानी के ऊपर है। ये सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा ऊपर है जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोल देते हैं। अब आइसबर्ग से एक बात याद आई, टाइटैनिक मूवी तो आपने देखी ही होगी, क्लासिकल मूवी है, फेमस है। वो डूबी थी, क्यों डूबी थी? क्योंकि वो आइसबर्ग से हिट हो गई थी। और टाइटैनिक मूवी में ही एक डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का जिक्र भी आता है, अगर आपने देखी हो, अच्छे से देखी हो तो। जो हीरोइन है रोज, वो जब डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है अपने पियोन्सी, शिप के कैप्टन और मदर के साथ में, तो वो कुछ उनकी अनबन पहले ही हो जाती है। तो वो बोलती है कि अगर मर्दों के बारे में आपको विचार जानने हैं तो आप डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को ज़रूर पढ़िए। तो ये सिगमंड फ्रॉइड का कंट्रीब्यूशन रहा है स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड में, कॉन्शियस। देन हमारे पास आता है सब कॉन्शियस माइंड। अब सब कॉन्शियस माइंड हमारा 50 to 60% होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का लिंक होता है, एक लिंकिंग डिवाइस होता है दोनों के अंदर। सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड में हमारे वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किए थे, लेकिन अब हम उन्हें भूल चुके हैं। लेकिन कोई अगर याद दिला देता है, थोड़ा बहुत हमें हिंट मिल जाता है, तो हमें वो याद आ जाते हैं दोबारा से, हमारे कॉन्शियसली हम उन्हें याद कर पाते हैं। मान लीजिए आप बचपन में शैतानियाँ सभी करते हैं, आपने भी की होगी। आपने कभी किसी टीचर को छेड़ दिया, टीचर ने आपको अच्छी सी पनिशमेंट दी, आपके पेरेंट्स को बुलाया और फिर घर वालों ने भी आपको अच्छे से सुनाया, तो आप उस बात को भूल चुके हैं। लेकिन जब पुराने दोस्त बैठते हैं तो वो याद दिलाते हैं कि यार उस दिन देख, तूने टीचर को ऐसे बोला था तो तुझे ऐसे ऐसे डांट पड़ी थी, तेरे पापा ने भी ऐसे बोला था। तो वो क्या थी? वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट थी कि पहले वो एक्सपीरियंस हुआ, फिर भूल गए, लेकिन दोस्त ने हिंट दिया तो फिर से याद आ गया। ये होता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया गया है। सब कॉन्शियस माइंड पर एक बुक भी आई है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो। जोसेफ मर्फी उसके राइटर हैं और बुक का टाइटल है, नाम है, वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप इस बुक को पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। देन थर्ड पार्ट है हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे हार्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पहले हुए थे, अब दब चुके हैं, लेकिन वो बार बार उभर कर आ रहे हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लव अफेयर का ले सकते हैं। किसी का अफेयर रहा, शादी हुई नहीं, वो चीज़ें उस टाइम तो चलो ठीक है, किसी और से शादी हो गई, दब गई, लेकिन बाद में क्या होता है, ये चीज़ें उभर कर आ रही हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जी एक गर्ल है, इस गर्ल को क्या था कि साइकोलॉजी अच्छी लगती थी, लेकिन इसको साइकोलॉजी पढ़ने को नहीं मिली। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिस कॉलेज में गई वहाँ पर साइकोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसका मन था साइकोलॉजी से पढ़ने का, साइकोलॉजी नहीं मिली। अब कुछ साल बाद जब पुरानी दोस्त मिलती है तो वो कहती है यार मैंने तो साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो इस जी गर्ल के माइंड में भी वो चीज़ें आती हैं कि उस टाइम मैं भी ये सोच रही थी, मैं कहीं ना कहीं से कर लेती। तो वो हार्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं अंदर, लेकिन वो बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 3 एलिमेंट्स ऑफ माइंड। एलिमेंट्स ऑफ माइंड में हमारे पास आता है इड, सबसे पहले जो है हमारे पास इड, देन सेकंड है हमारा ईगो, एंड थर्ड है हमारा सुपर ईगो। ये मार्कर या तो चलते नहीं है या बहुत ही अच्छे से चलते हैं। इड हमारे एलिमेंट्स में वो एलिमेंट होता है जो एक बच्चे की तरह होता है। अब आपने बचपन में देखा होगा या आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको देखिए, बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं कि नहीं उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। अब किसी टॉय के लिए बोल दिया कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं मुझे टॉय चाहिए, अगर मुझे ये टॉय नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो स्टबोर्न बन जाते हैं। इड भी इसी तरह से होता है, बच्चों की तरह होता है, जिद्दी होता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि बाय हुक बाय क्रुक मेरी बात मानो, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में।
इड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आज हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बुरी आदतें चली हुई हैं, जिनमें से एक है स्मोकिंग और एक है ड्रिंकिंग। अब जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं उनको पता होता है, वो वेल अवेयर होते हैं कि ये चीज़ गलत है। हम स्मोकिंग करते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है, और स्मोकिंग आप सिगरेट लेते हो तो उसके ऊपर लिखा भी होता है कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहाँ पर लिखा होता है। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर भी क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इड हैवी होता है। ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि स्मोकिंग से उन्हें अच्छा खुशी महसूस होती है, ड्रिंकिंग से करके अच्छा लगता है तो वो लोग करते हैं। तो ये होता है इड, जो अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं जानता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए होता है, बस खुशी मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले, अच्छा हो बुरा हो। क्रिमिनल्स होते हैं, वो मर्डर कर देते हैं। क्यों? कई बोलते हैं कि भाई हमें मर्डर करने में, मूवीज में देखते हैं ना, मर्डर करने में खुशी मिलती है, उनके ऊपर इड हैवी होता है। देन सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास ईगो। ईगो इन दोनों के बीच का एक एडजस्टमेंट टूल है। ये जो इड है, इड में जो बिहेवियर होता है कि बाई रुक हमें अपनी बात मनवानी है और प्लेजर चाहिए बस, तो ये इड का बिहेवियर सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी कुछ टाइम के बाद समझाया जाता है कि नहीं, आपकी सारी की सारी जिद पूरी नहीं की जाएगी, जब आप गलत हो तो गलत हो। क्यों समझाते हैं? क्योंकि हम उनका बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। ये बिहेवियर आगे जाके सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी इस बिहेवियर को अच्छा नहीं मानता है, इसलिए हम उनको कंट्रोल करते हैं। ईगो भी यही काम करता है। ईगो काम करता है कि इड में जो बिहेवियर है, जो नहीं कंट्रोल हुआ है अब तक, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ईगो इड के बिहेवियर को इस टाइप में बनाता है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाए। इड इन दोनों के बीच की कड़ी है। ईगो इन दोनों के बीच की कड़ी है। अगर देखा जाए तो ईगो उस हस्बैंड की तरह होता है जिसकी मदर और जिसकी वाइफ में नहीं बनती है। ये हमेशा बेचारा एडजस्टमेंट ही करता रहता है। जहाँ तक बात की जाए सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो में हमारे पास मोरलिटी एंड एथिक्स आते हैं। कोई भी काम हम करते हैं, उसे हमें पता है, काम करते हैं तो कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन हमें सिर्फ सही करना है। वो हमारा सुपर ईगो का पार्ट बताता है कि नहीं, सही सही काम करो। और हम भी आपको यही बताएंगे कि भाई जो भी काम करो आप पूरी मोरलिटी और एथिक्स के साथ करना, ताकि किसी को कुछ बोलने का, कहने का मौका ही ना मिले। अब अगर एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर हम, कि हमारा एग्ज़ाम है, मान लीजिए एग्जाम है और हमारे फेवरेट हीरो या हीरोइन की मूवी भी रिलीज हुई है, तो जो इड प्रिंसिपल है ये तो बोलेगा कि चलो यार एग्जाम बाद में देख लेंगे, पहले हम मूवी देख के आते हैं। लेकिन ईगो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। ईगो कहेगा कि भाई पहले हम क्या करते हैं, अपना सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, शाम को हम मूवी देखने चलेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सुपर ईगो बोलेगा कि नहीं, ये मूवी तो 2 दिन बाद भी देख सकते हो, एग्जाम सिर्फ कल ही होना है, इसलिए अपनी तैयारी करो। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स ऑफ माइंड थे। इसके बाद अगर बात की जाए, सिगमंड फ्रॉइड के बाद में हमारे पास आते हैं नियो फ्रूडियन। नियो फ्रूडियन राइटर्स हमारे पास आते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले तो जो सिगमंड फ्रॉइड है हमारे पास, कहाँ है, नहीं लिखा, चलिए, सिगमंड फ्रॉइड की बेटी आती है एन फ्रॉइड। सेकंड हमारे पास यहाँ पर आते हैं एरिक इरिक्सन, और थर्ड हमारे पास आते हैं एडलर। इसका वही प्रोपोनेंट बता दिया मैंने, लिखा नहीं है प्रोपोनेंट, सिगमंड फ्रॉइड लिख लेना, या फिर फादर सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस का। एन फ्रॉइड जो थी सिगमंड फ्रॉइड के बच्चों में 6th नंबर पर थी, और एन फ्रॉइड ने ईगो के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है भाई, इन्होंने ईगो के ऊपर, इनके रिसर्च पेपर हैं, जर्नल हैं, आर्टिकल हैं, बुक्स भी हैं एन फ्रॉइड के ईगो के ऊपर हैं। और एरिक इरिक्सन की हम आगे जब थीरीज पढ़ेंगे अपनी, तो लाइफ स्पेन थीरी सिर्फ मुझे लगता है साइकोलॉजी में एरिक इरिक्सन ने ही दी है, पूरी लाइफ तक, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक की थीरी इन्होंने दी है, वो हम पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में। ये नियो फ्रूडियन राइटर्स थे। ये फ्रूड से क्यों हटे? देखो, जब हमने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ा था कि साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हमारे पास विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों एक ही टाइम पे एक ही साथ आ रहे थे। लेकिन जब हमने पढ़ा अपना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म, उसमें विलियम वुंट चले गए। देन पढ़ा हमने फंक्शनलिज्म, उसमें विलियम जेम्स आ गए। दोनों के विचार अलग अलग हो गए, आइडियाज़ अलग अलग हो गए, पहले साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। जो नियो फ्रूडियन राइटर्स हैं, वो पहले तो सिगमंड फ्रॉइड के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके आइडियाज़ थोड़े से अलग होते गए। इन्होंने बोला
कि भाई हम आपकी थ्योरी से वैसे तो एग्री हैं, लेकिन जो आपकी सेक्सुअलिटी की थ्योरी है उसको हम एग्री नहीं करते। ये पर्सनैलिटी में आती है। इन्होंने कहा था कि छोटे बच्चों में भी सेक्सुअलिटी होती है और वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए अपने इरोजियस जोन्स का यूज करते हैं, और अगर उस टाइम उनकी वो डिजायर्स फुलफिल नहीं होती तो उनकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो बचपन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे उनकी अडल्ट होकर पर्सनैलिटी बनती है। इन्होंने कहा था कि हम इस आइडिया से हम एग्री नहीं करते हैं। अगर देखा जाए क्रिटिसिज्म का, तो थ्योरी है, इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। क्यों हुआ था? हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में कि स्टडी ऑफ सोल बोला गया था जब साइकोलॉजी का, तो क्रिटिक्स ने आकर बोला था कि भाई हम सोल को नहीं देख सकते, तो इसकी स्टडी कैसे करेंगे, उसका क्रिटिसिज्म किया था। यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रही है। इन्होंने क्रिटिक्स ने बोला था कि हम ड्रीम्स को नहीं देख सकते हैं, तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे, इसलिए हम थ्योरी को रिलायबल नहीं मानते हैं। दूसरा, इन्होंने जो पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने एक बचपन की स्टेजेस को एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है पर्सनैलिटी को। तो इन्होंने कहा था कि क्या बच्चों में ही पर्सनैलिटी डेवलप करने का आपकी थ्योरी है? क्या बचपन में ही पर्सनैलिटी होती है? बाकी जो अडल्ट होते हैं, जो टोडलर होते हैं, अडल्ट होते हैं, या फिर जो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी नहीं होती है? इस बेस पर क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया है। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड का कंट्रीब्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने वो चीज़ें दी हैं साइकोलॉजी में जो पहले कभी नहीं आई थी। ड्रीम्स के बारे में पहले किसी ने नहीं बताया था, और इनकी ये थ्योरी काफ़ी हद तक काम भी करती है। अच्छी थ्योरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।